नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है जो यूट्यूब पर, उसी के आगे की कड़ी है। आज के टॉप 35 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आपके लिए, आपके द्वारा, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप लोग की एमसीक्यूज से संबंधित कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, हमारे संस्था के द्वारा एडीआई एडीओ, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक और शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ के भी क्लास आयोजित किए जा रहे हैं, क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपको क्लास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हम एमसीक्यूज कराते हैं, इनकी जो थ्योरी क्लास है वो हमारे ऐप में कंडक्ट होती है। अभी लगातार लाइव क्लास भी चल रही है, तो आप ऐप डाउनलोड करके भी, आप संस्था से कोर्स परचेज करके ऐप डाउनलोड करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप एमसीक्यूज की सीरीज देख रहे हो तो ये पूरी तरह निःशुल्क है यूट्यूब पर, आप उसमें भी देख सकते हैं। जो लोगों के पुराने एमसीक्यूज छूट चुके हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एमसीक्यू एडीओ एमसीक्यू में देख सकते हैं पुराने वीडियो, काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने हैं वो भी है, थ्योरी क्लास भी कुछ है, जिससे आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज की सीरीज आपको कैसी लगती है दोस्तों, जरूर आप बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज की इस सीरीज को हम चालू करते हैं। टॉप 35 क्वेश्चन है। आपके द्वारा, बहुत से स्टूडेंट के द्वारा कहा गया था सर कि स्थायी समिति से अधिक क्वेश्चन लाए, तो स्थायी समिति के क्वेश्चन लगभग ये तीसरा एमसीक्यूज है, इसमें भी 10-12 क्वेश्चन होंगे स्थायी समिति के। स्थायी समिति को पढ़ना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन कुछ एकदम रॉकेट साइंस है नहीं वो। आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसको पढ़ते जाएंगे तो ये जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को चालू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही है पूछ रहा है, अब सही है पूछ रहा है तो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है। हाँ भाई, जिला पंचायत में भी एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है, जनपद पंचायत में भी एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है। जनपद पंचायत में एक संचार और संकल्प समिति होती है। हाँ, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में दोनों में संचार और संकल्प समिति होती है। समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? नहीं। समिति के विशेषज्ञों को नामित किया जाता है? हाँ। प्रत्येक समिति में विषय विशेषज्ञ 2 लोगों को आप रख सकते हो, वो 2 लोग बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, ये आपको पता है। ठीक है, एक विधायक जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है सभी समितियों का सदस्य होता है? नहीं। विधायक जिला पंचायत का भी पदेन सदस्य होता है, जनपद का भी। जनपद पंचायत में वो सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है और जिला पंचायत में केवल 2 समितियों का पदेन सदस्य होता है। वैसे ही सांसद केवल जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और जिला पंचायत की केवल 2 स्थायी समितियों के सदस्य होंगे, वो भी अपने मन से। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है। जिला या जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है। 50 बार हो गया इसको, है ना, और ये पूछा भी जाएगा। जो पंचायत प्रमुख होता है वो केवल सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। शिक्षा समिति का पदेन सभापति उप प्रमुख होता है। तो यहाँ अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या है? 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन डी 2, 3 और 4। 2, 3, सॉरी, 2, 4 और क्या है जी, कौन कौन सा सही है, मैं ही कंफ्यूज हो गया। पहला ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। अच्छा, 1, 2, 4 होगा। ऑप्शन 1, 2, 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन बी 1, 2, 4 सही है। देखिए 7 समिति होती है ना। पहली होती है सामान्य प्रशासन समिति,
ठीक है, फिर शिक्षा समिति, फिर वन समिति, फिर आपका स्वास्थ्य और महिला बाल विकास समिति, ठीक है, फिर संचार संकर्म समिति, ठीक, उसके बाद सहकारिता उद्योग समिति, 1 2 3 4 5 6, कौन सा छूटा, और कृषि समिति, है ना। ये 7 समितियां होती है कहाँ, आपके जनपद और जिला पंचायत में। सामान्य प्रशासन, शिक्षा वन, कृषि समिति, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास समिति, संचार संकर्म समिति, सहकारिता समिति, 7 समिति होती है। प्रत्येक समिति में 5 से 10 सदस्य होते हैं। विषय विशेषज्ञ 2 लोगों को नामित किया जा सकता है। ये विषय विशेषज्ञ बोल सकते हैं लेकिन समिति में वोट नहीं दे सकते। सामान्य प्रशासन समिति का बाय डिफॉल्ट जो सभापति होता है पंचायत प्रमुख होता है। शिक्षा समिति का बाय डिफॉल्ट जो सभापति होता है पंचायत का उप प्रमुख होता है। शिक्षा समिति में एक महिला और एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना जरूरी है। सामान्य प्रशासन समिति सामान्य कार्य, बजट वजट देखता है। शिक्षा समिति सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता और आपदा से संबंधित काम को देखते हैं। तो ये हो गया समिति के संबंध में एक ओवरव्यू। चलिए कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये सीरीज आपको कैसा लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए किसी विषय पर वही पंचायत कब पुनर्विचार कर सकती। देखो पंचायत में कोई विषय आया, उसमें मतदान हुआ, उसमें डिसीजन हो गया, विषय खत्म भी हो गया और कोई आदमी चाहता है कि फिर से वो विषय खोले, तो बार बार एक ही विषय में तो चर्चा नहीं होगी, पंचायत का समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। तो इसके लिए एक नियम लाया गया है कि पंचायत में अगर कोई विषय पूरी तरह से निपटा दिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और उसको आप पुनर्विचार करना चाहते हो तो 6 माह बाद करोगे। कितने माह बाद? 6 माह बाद। और 6 माह बाद भी तब करोगे जब पंचायत को गठित करने वाले 3/4 सदस्य उसको क्या करे, अनुरोध करे, या फिर कोई विहित प्राधिकारी बोले कि उस विषय पर पुनः विचार करो, तभी वो विषय खुलेगा। ठीक है, तो भैया अंतिम रूप से निपटाए गए विषय 6 माह बाद खुल सकते हैं। कब? जब पंचायत को गठित करने वाले 3/4 सदस्य लोग क्या करें, लिखित अनुरोध करे या अनुरोध करे, और जब विहित प्राधिकारी बोले कि उस विषय पर विचार करो। ऑप्शन 2 और 5, ऑप्शन 2 और 5 डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत के खाली स्थान द्वारा आयोजित की जाती है। आयोजित करना मतलब उसको पूरा मैनेज करना, और बुलाना मतलब आहूत करना। ग्राम पंचायत की बैठक सरपंच बुलाएगा, जिला और जनपद पंचायत की बैठक अध्यक्ष लोग बुलाएंगे। लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक का अंदर पूरा आयोजित कौन करेगा? सचिव। जनपद और जिला पंचायत की बैठक को आयोजित कौन करेगा? सीईओ पंचायत, है ना, चाहे जनपद पंचायत चाहे जिला पंचायत। तो सीईओ ये सरकारी आदमी होते हैं जो पूरी बैठक को लिखेंगे, सबका सिग्नेचर करवाएंगे, तो इन लोग आयोजित करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। चलो, प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को जनपद और जिला पंचायत की बैठकों में वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक वर्ष जनपद और जिला पंचायत में कब? 15 जून। जनपद और जिला पंचायत में 15 जून तक क्या रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा? वार्षिक लेखा रिपोर्ट और प्रशासनिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या रहेगा? सरकार के पूरे आदेश जो दिए गए हैं वो रहेंगे, और पंचायत के संबंध में पूरी जानकारी, साल भर क्या काम किए, कितना पैसा आया, कितना खर्चा किए, कितने वहां काम कर रहे हैं, क्या क्या काम हुआ है, पूरा साल भर के काम का रिपोर्ट कौन बनाएगा? सीईओ बनाएगा। जनपद और जिला पंचायत के लिए कौन बनाता है? सीईओ बनाता है। ग्राम पंचायत के लिए सचिव बनाता है। सरकारी आदमी यही लोग हैं, लिखा पढ़ी करने वाले बाबू लोग। ठीक है, तो अब इन लोग पूरी रिपोर्ट बना के कहां? बैठक में। किसके? बैठक में प्रस्तुत करेंगे, जनपद और जिला पंचायत के। फिर जनपद और जिला पंचायत के सदस्य अध्यक्ष लोग उसको 30 जून तक क्या करेंगे? 30 जून तक अनुमोदित करेंगे। क्या करेंगे? अनुमोदित करेंगे। ठीक है, 30 जून तक अनुमोदित करेंगे, है ना, और अनुमोदित करने के बाद उसका प्रकाशन भी होता है। ठीक है, तो प्रस्तुत कब होगी रिपोर्ट? 15 जून तक। बनाएगा कौन? सीईओ, और उसको पंचायत अनुमोदित कब करेगी? 30 जून तक। क्योंकि भैया आप साल भर क्या काम किए हो वो दिखाना जरूरी है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 15 जून। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आता है? मैं आपको बताया हूं, कर, बजट, लेखा, है ना, जनशक्ति, श्रम एवं जनशक्ति नियोजन और एकीकृत ग्रामीण विकास IRDP, ये सब आते हैं आपका सामान्य प्रशासन समिति में। ठीक है, सामान्य काम जो विकास का वो देखती है सामान्य प्रशासन समिति, और बजट का काम भी सामान्य प्रशासन समिति देखती है। तो एकीकृत ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम आता है सामान्य प्रशासन समिति के कार्य में। चलिए ऑप्शन ए, 5वां का भी। जिला पंचायत की समिति और उसके कार्य को सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी समिति क्या काम करती है। मैं अभी बताया, बजट, लेखा, करारोपण,
जनशक्ति, श्रम नियोजन और एकीकृत ग्रामीण विकास, ये सब सामान्य प्रशासन समिति करती है। तो लेखा कहाँ आएगा? सामान्य प्रशासन समिति। कृषि, कृषि में पशुपालन आता है ना, ये भी आएगा कृषि समिति में पशुपालन। और क्या होगा? विद्युत भी आएगा, विद्युत आपूर्ति जो खेत के लिए होता है ना, विद्युत आपूर्ति, ये भी इसी में आता है। उसके बाद शिक्षा समिति, मैं क्या बोला? सामाजिक कार्यक्रम जैसे मद्य निषेध, अस्पृश्यता उन्मूलन, कुष्ठ जागरूकता, जितनी समाज में जागरूकता फैलानी है शिक्षा समिति फैलाएगी। ठीक है, तो अस्पृश्यता निवारण कौन करेगा? शिक्षा समिति। संचार और संकर्म समिति क्या करती है? निर्माण देखती है, जल परियोजना देखती है, नाली देखती है ना, पेयजल व्यवस्था देखती है। कौन? संचार और संकर्म समिति। ठीक है, वैसे ही आपका सहकारिता और उद्योग समिति क्या देखती है? मितव्ययिता देखती है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? जोड़िए, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, है ना। सामान्य प्रशासन समिति लेखा को देखेगी, कृषि समिति पशुपालन को, शिक्षा समिति अस्पृश्यता निवारण करेगी, संचार और संकर्म समिति ग्रामीण जल प्रदाय, नाली व्यवस्था, निर्माण कार्य, ये सब संचार और संकर्म समिति देखती है। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए दोस्तों, हर समिति का कार्य आपको पता रहना चाहिए। शिक्षा समिति पूरे आपदा, कोई भी मुसीबत आएगी शिक्षा समिति काम करेगी। और कोई भी आपदा की योजना कहाँ बनती है? जनपद पंचायत स्तर पर बनती है ना। जिला पंचायत कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? पशुपालन कृषि में आता है। ठीक है, समिति नहीं है बोल रहा है तो नहीं है वाले को टिक करते हैं, है ना। नहीं है बोल रहा है तो नहीं वाले को टिक करते हैं। बाढ़ और सूखा किस में आएगा? शिक्षा समिति में। ये क्या है? आपदा है, आपदा का काम कौन करेगा? शिक्षा समिति, है ना। उसके बाद विद्युत शक्ति कृषि समिति में आती है, मैं अभी बताया। स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी किस में आएगा? शिक्षा समिति में आएगा। ठीक है, समोच्च बंधन कृषि समिति में, जल प्रदाय, संचार और संकर्म समिति में, है ना। जल प्रदाय, संचार और संकर्म समिति में आएगा। ठीक है, उसके बाद कंपोस्ट खाद बनाना भी इसी में आएगा। अल्प बचत ये आएगा सहकारिता और उद्योग समिति में। ठीक है, सहकारिता और उद्योग समिति का विषय है काम का। तो कौन कौन सा शिक्षा समिति में नहीं है? 2, 4, 6 और 8। 2, 4, 6 और 8 शिक्षा समिति का नहीं है। बाकी पशुपालन 2, 4, 6 और 8 कृषि समिति का नहीं है। सॉरी, 2, 4, 6, 8 कृषि समिति का नहीं है। बाकी पशुपालन कृषि समिति में है, विद्युत आपूर्ति जो खेत के लिए कृषि समिति में है, समोच्च बंधन खेतों का कृषि समिति में, और कंपोस्ट खाद बनाना ये भी कृषि समिति में है। बाढ़ और सूखा शिक्षा समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा समिति, जल प्रदाय, निर्माण काल, जल परियोजना, संचार संकर्म समिति, अल्प बचत, सहकारिता उद्योग समिति। तो नहीं है पूछा है तो नहीं है। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन होगा? 2, 4, 6, 8, ऑप्शन डी। समझ में आया दोस्तों? कमेंट करके बताइए आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? कई बार पढ़ लिए हैं। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति बाय डिफॉल्ट जिला पंचायत अध्यक्ष ही होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष ही होगा। और इस समिति के सदस्य कौन होंगे? बाकी सभी समिति के सभापति लोग बाय डिफॉल्ट इसके सदस्य होंगे। ऑप्शन बी। चलिए, सहकारिता और उद्योग समिति, समिति के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। सहकारिता और उद्योग समिति अल्प बचत, मितव्ययिता और अल्प बचत। संचार संकर्म समिति क्या होगा? सार्वजनिक कार्य एवं गृह निर्माण, निर्माण का कार्य बोला ना, निर्माण, नाली, जल आपूर्ति, जल योजना, ये सब संचार संकर्म समिति। कृषि समिति, विद्युत शक्ति अभी बताया, है ना। सामान्य प्रशासन समिति, श्रम एवं जनशक्ति नियोजन। अब इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए। इसके अनुसार आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला। ठीक है, ऑप्शन सी। विषय आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों या फिर समझना पड़ेगा, है ना। सही क्या है बोल रहा है? जनपद पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है। नहीं है भैया, है ना। सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष हमेशा पंचायत का प्रमुख होगा। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सदस्य होता है। हाँ भैया, जनपद पंचायत समिति का उप प्रमुख शिक्षा समिति का पदेन सदस्य होता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। हाँ, जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और ग्राम पंचायत के सभी सदस्य सरपंच में से 20% सरपंच 1 साल के लिए जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच आएंगे जनपद में,
जनपद के अध्यक्ष जाएंगे जिला में। तो जनपद के पूरे अध्यक्ष जिला के पदेन सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के 20% सरपंच 1 साल के लिए जनपद के सदस्य बनते हैं। ठीक है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत की किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। हाँ, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत की सामान्य स्थायी समितियों के सदस्य नहीं हो सकते। ये भी सही है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष तभी स्थायी समितियों का सभापति होता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन 2, 3, 4 सही है। ठीक है। पूरा डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों अपन। ऑप्शन 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता है कि सामान्य प्रशासन समिति का सभापति प्रमुख होगा, पंचायत प्रमुख, चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर सरपंच हो। शिक्षा समिति का कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है, उप प्रमुख होता है। सही है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जितने जनपद पंचायत के अध्यक्ष है सब जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत में किसी भी सामान्य प्रशासन समिति में, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला में किसी भी स्थायी समिति में, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला में किसी भी स्थायी समिति में सदस्य नहीं हो सकते। तो ऑप्शन क्या सही है? 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन बी। चलिए, मनरेगा में केंद्र सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्रों को जो सूखा या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है के रूप में अगर अधिसूचित किए गए हैं तो जॉब कार्ड धारक को एक वित्तीय वर्ष में कितने 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है ना? तो आपको पता है हमारे यहाँ केंद्र सरकार, ठीक है, सामान्य क्षेत्र में 100 दिन का, वन अधिकार क्षेत्र में 150 दिन का, जहां सूखा और आपदा आया है वहां भी 150 दिन का रोजगार देता है। ठीक है। तो 100 दिन के अतिरिक्त 50 दिन कौन और अधिक देगा? केंद्र सरकार ही देगा। याद रखना, सूखा प्रभावित क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। 100 दिन का देंगे, अगर वो सूखा प्रभावित हो गया तो वहां 150 दिन का दिया जाएगा, 50 दिन अतिरिक्त दिया जाएगा। और वन अधिकार पत्र धारक को भी 150 दिन का, सामान्य लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है। तो यहां होगा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां? जहां पे सूखा पड़ गया है, कोई प्राकृतिक आपदा आई है, वहां मनरेगा अंतर्गत कामगार को अधिमान्यता उसके निवास स्थान से कितने किलोमीटर के अंदर काम दिया जाता है? मनरेगा अंतर्गत किसी श्रमिक को मनरेगा अंतर्गत उस किसी श्रमिक को उसके घर से 5 किलोमीटर के अंतर्गत काम देना है। कहां काम देना है? 5 किलोमीटर के अंतर्गत। ठीक है। एक गांव से दूसरे गांव में काम दे सकते हो, लेकिन जिस जनपद पंचायत का है उस जनपद पंचायत के बाहर काम नहीं दिया जाएगा। काम हमेशा जनपद पंचायत के अंदर दिया जाएगा, जनपद पंचायत के बाहर काम नहीं दिया जाएगा। ये याद रखना। मान लो ये गांव से, ये ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, इस गांव में भी काम दे सकते हैं, उस गांव में भी। सामान्यतः 5 किलोमीटर के अंदर ही काम देना है, 5 किलोमीटर के अंदर। अगर 5 किलोमीटर के बाहर काम दोगे तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी आने जाने की। 5 किलोमीटर के बाहर काम दोगे तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। ठीक है। पर किसी भी हाल में जनपद पंचायत के बाहर काम नहीं दिया जाएगा। तो कितने किलोमीटर के अंतर्गत काम दिया जाता है दोस्तों? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के बाहर काम देंगे तो आपको 10% अधिक मजदूरी का 10%, दैनिक मजदूरी का 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगा। ठीक है। क्या? यातायात भत्ता। ठीक है। और किसी भी हालत में जनपद पंचायत के बाहर काम नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन होगा 5 किलोमीटर। उसके बाद मनरेगा के तहत कामगारों द्वारा बेरोजगारी भत्ते की मांग के लिए किसको आवेदन करना होगा? अगर आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए, है ना, तो किसके पास आवेदन दोगे? बेरोजगारी भत्ता के लिए आप ग्राम पंचायत के पास आवेदन दोगे, रोजगार सहायक के पास। और बेरोजगारी भत्ता कौन देता है? राज्य सरकार देगी। ठीक है। कब? जब आप काम मंगे हो और काम मंगने के 15 दिन तक आपको बेरोजगारी काम नहीं मिला, काम मंगने के 15 दिन तक आपको काम नहीं दिया गया, तो 15 दिन बाद पहले 30 दिवस के लिए 1/4 दैनिक मजदूरी का 1/4 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 30 दिवस खत्म हो गया तो अगले 30 दिवस के लिए दैनिक मजदूरी का 1/2 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और ये बेरोजगारी भत्ता किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कब? बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र कब होगे? जब आप काम के लिए आवेदन किए हो और आपको 15 दिन में काम नहीं मिला है,
तब तो भैया बेरोजगारी भत्ते के लिए भी आवेदन कहाँ दोगे? ग्राम पंचायत में। ठीक है, देखो पूरा बेरोजगारी भत्ता क्लियर हो गया। ठीक, चलिए मनरेगा अंतर्गत यदि किसी कामगार को 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम दिया जाता है तो उसको कितना प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दिया जाएगा? अभी मैंने बताया 10% अतिरिक्त मजदूरी दिया जाएगा भैया आने जाने के लिए, अगर उसको 5 किलोमीटर से दूर काम दिया जाता है। पर किसी भी हालत में 5 किलोमीटर से दूर भले दे दो, पर किसी भी हालत में उस जनपद पंचायत क्षेत्र से बाहर काम नहीं दिया जाएगा, तो 10% अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त होगी उसको। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कितनी समझ आ रही है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपकी प्रतिपुष्टि, आपका फीडबैक ही हमको अच्छा बनने में मदद करती है। ठीक है, यकीन मानिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस एग्जाम तक आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते के दावे को अस्वीकृत किया जा सकता है। आप बोलोगे मेरे को बेरोजगारी भत्ता दो, पर बेरोजगारी भत्ता आपको तब नहीं मिलेगा जब आप ऐसी गलती करोगे। कोई आवेदक जो उसके परिवार को उपलब्ध कराया गया रोजगार को स्वीकार नहीं करता, आप बोल रहे हो मेरे को बेरोजगारी भत्ता दो, है ना? तो भैया बेरोजगारी भत्ता तब देंगे जब आपको काम नहीं मिलेगा। अब आपको काम दे रहे हैं, ये आपको काम दे रहे हैं और आप बोलते हो मैं ये काम नहीं करूंगा, ये मेरे लायक नहीं है, तब बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। अगर आपको काम दिया गया है और जो काम करवा रही है वो एजेंसी को काम देने के बाद आप 15 दिन तक रिपोर्ट नहीं करते, उस जगह पे नहीं जाते कि मेरे को काम करना है, तब भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। और अगर आप काम कर रहे हो और बिना बताए 7 दिन से अधिक की छुट्टी मारते हो, बिना बताए 1 सप्ताह से अधिक की छुट्टी मारते हो, तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, आप आवेदन किए काम के लिए, 15 दिन में आपको काम देना है, नहीं मिल पाया 15 दिन में, तब आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। परंतु अगर आपको काम मिल रहा है और आप काम नहीं करूंगा बोलोगे तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। आपको काम मिल गया है पर आप कार्य क्षेत्र में जाके वो क्रियान्वयन एजेंसी से संपर्क नहीं साध रहे हो, उसको बता नहीं रहे हो कि मैं काम में आ रहा हूं, तब भी आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। और अगर आप काम कर रहे हो और 7 दिन बिना बताए छुट्टी मार रहे हो, तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने के ये सभी कारण है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत कोई व्यक्ति किसी माह में कुल मिलाकर 1 सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो वो किस माह की अवधि तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मांग सकता? अगर आप बिना बताए, ठीक है, अगर आप बिना बताए या अनुपस्थित रहते हो कितना माह में, 1 माह में 7 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहते हो, तो आपको 3 महीने तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। याद रखना, तो भैया छुट्टी नहीं मारना है। मनरेगा के तहत कोई व्यक्ति किसी माह में कुल मिलाकर टोटल 7 दिन या उससे अधिक अब्सेंट रहता है, तो उसको आने वाले 3 माह के लिए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा अगर काम नहीं मिला तो। पर हाँ, वो काम मांगने का अधिकारी है, काम मांग सकता है, छुट्टी मार रहा है मान ले दो, लेकिन वो काम आपको देना है, उसको काम में रखना है, पर बेरोजगारी भत्ते के लिए मांग वो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि 7 दिन छुट्टी मार दिया तो आप उसको काम देना ही बंद कर दिए, काम तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 7 दिन या उससे अधिक छुट्टी मांगता है तो 3 माह तक बेरोजगारी भत्ते का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मनरेगा के तहत कार्यरत चोटग्रस्त कामगार हो, उसे राज्य सरकार अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करेगी, जिससे आवास, उपचार, औषधि तथा दैनिक भत्ते का भुगतान करेगी, जो मजदूरी दर के कम से कम खाली स्थान होगा। मान लो अगर कोई व्यक्ति को चोट लग गया, मनरेगा का काम करते करते बहुत ज्यादा चोट लग गया, उसको इलाज की जरूरत है और उसको अस्पताल में भर्ती करना है, तो सरकार उसका इलाज तो कराएगी ही, दवा पानी फ्री में कराएगी ही, और उसको कुछ वेतन भी देगी। क्यों भैया? क्योंकि उसके यहाँ कमाने वाला भी वही है और वो चोटग्रस्त हो गया, अस्पताल में पड़ा है, तो क्या खाएगा पिएगा? तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसको पैसा देगी। और वो कितना पैसा देगी? तो दैनिक वेतन का आधा हिस्सा उसको डेली देगी, है ना? उसको दैनिक मजदूरी दर का आधा 50% हिस्सा उसको प्रदान करेगी। अगर कोई काम करने वाला आदमी मनरेगा के कार्यस्थल पर, कहाँ? कार्यस्थल पर चोटग्रस्त हो जाता है, तो उसको सरकार अस्पताल ले जाएगी, भर्ती कराएगी, इलाज कराएगी, अपने पैसे से फ्री में इलाज होगा। और वो जब तक भर्ती रहेगा उसको प्रतिदिन मजदूरी दैनिक वेतन का आधा हिस्सा, ठीक है, क्या मिलेगा? वेतन के रूप में मिलता रहेगा जीविकोपार्जन के लिए। तो ऑप्शन ए। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत किसकी सिफारिशों के अनुसार किसी योजना के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए शुरू की जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी। ये बोल रहा है कि ग्राम पंचायत में कोई काम चालू करना है तो वो काम किसके पहचान, ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हो। काम की पहचान कौन करेगा बोल रहा है, तो काम की पहचान करेगा ग्राम सभा। ग्राम स्तर पर हितग्राहियों का चयन, काम की पहचान, सामाजिक अंकेक्षण, पूरा काम कौन करता है, आपका ग्राम सभा करती है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है ग्राम पंचायत किसकी सिफारिशों के अनुसार काम करेगी, किसकी सिफारिश के अनुसार, ग्राम सभा की सिफारिश के अनुसार क्या काम करेगी, किसी योजना के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए शुरू की जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी। तो परियोजना की पहचान भी ग्राम सभा करेगी, है ना, और ग्राम पंचायत उसकी बात को मानेगी। सिफारिश किसकी रहेगी, ग्राम सभा की। कौन सिफारिश करेगा गांव में काम के लिए, ग्राम सभा सिफारिश करेगी। चलिए आगे देखते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी संबंधित किसी भी प्रकार का भुगतान तब तक नगद नहीं किया जाएगा जब तक खाली स्थान सरकार विशेष रूप से इसकी अनुमति मत दे दे। आपको पता है मनरेगा के अंतर्गत पूरा 100 दिन का पेमेंट केंद्र सरकार ऑनलाइन डालती है राज्य सरकार के पास, है ना। तो भैया मनरेगा के तहत नगद मजदूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक किसका परमिशन ना हो, जब तक केंद्र सरकार परमिशन ना दे, तब तक नगद मजदूरी नहीं दी जाएगी। नगद मजदूरी देने से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता था, इसीलिए क्या लाया गया, इसीलिए लाया गया डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले इसके तहत क्या होता था, मजदूरी भुगतान होता था, लेकिन 1 जनवरी 2024 से आधार बेस्ड क्या पेमेंट, ABP, आधार बेस्ड पेमेंट, आधार आधारित भुगतान ही चल रहा है। अगर पूछेगा आपसे मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है, 1 जनवरी 2024 से मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है, तो आधार आधारित भुगतान प्रणाली से किया जाता है। अब डीबीटी से भी नहीं होता, अब केवल होता है आधार आधारित भुगतान प्रणाली से। याद रखना, डायरेक्ट आधार नंबर को अकाउंट से लिंक कर दिए, आधार सीडिंग कर दिए और आधार आधारित भुगतान प्रणाली से आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है, जैसे महतारी वंदन का जाता है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू है, ठीक। चलिए मनरेगा के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य के किन जिलों के ग्राम पंचायतों में नगद मजदूरी भुगतान करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। तो यहाँ जितने भी गांव हैं, कहाँ नगद मजदूरी मिलती है और कहाँ नहीं मिलती, तो भैया कोंडा गांव और बस्तर में नगद मजदूरी नहीं मिलती, बाकी इन चारों जिलों में नगद मजदूरी मिलती है। किसमें, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। सबसे पहले क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिले हैं, है ना, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IAP जिले हैं, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिले हैं। यहाँ क्या होता है, बैंकिंग सुविधा उतनी ज्यादा नहीं है कि आदमी अकाउंट से पैसा निकालना जा सके या और कर सके, सुविधा बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए इनको नगद मजदूरी भुगतान, याद रखना छत्तीसगढ़ के इन्हीं 4 जिलों में केवल नगद मजदूरी भुगतान किया जा सकता है। बीजापुर इंटीरियर है, नारायणपुर तो पूछो ही मत, घोर नक्सली, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो यहाँ बैंकिंग प्रणाली उतनी व्यवस्थित नहीं है, लोगों के पास साधन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नगद मजदूरी भुगतान किया जा सकता है। पर नगद मजदूरी भुगतान करते समय वीडियो रिकॉर्डिंग करना आवश्यक है। IAP जिले, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के जिलों में नगद मजदूरी भुगतान हो सकता है। और नगद मजदूरी भुगतान किसके परमिशन से हो रही है, केंद्र सरकार के परमिशन से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नगद मजदूरी भुगतान होता है, यहाँ पे नहीं होता, नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन सी कोंडागांव और बस्तर। चलिए 2024-25 की मनरेगा दर वर्ष 2024-25 की मनरेगा दर वर्ष 2023-24 की तुलना में कितनी अधिक है। तो इसमें मैं उत्तर आपको बताऊंगा नहीं, मैं बता देता हूं कब कब। 2025, ये सब याद रखो, 2026 में कितनी है मनरेगा दर, 261 रुपए, ठीक है। उसके बाद 2024-2025 में कितनी थी,
243 रुपए। उसके बाद 2023-2024 में कितनी थी? 221 रुपए। ठीक है, ये क्या थी? मनरेगा की दर है। 2025-26 में कितनी है? 261 रुपए। 2024-25 में कितनी है? 243 रुपए। और 2023-24 में कितनी है? 221 रुपए। 23-24 में 21 रुपए, 221 रुपए। 23-24 में 221 रुपए, ठीक है। 24-25 में 243 रुपए, ठीक है। कितना अधिक बढ़ा? 22 रुपए बढ़ा, है ना। अब 2025-26 में कितनी हो गई है? 261 रुपए। कितना अधिक बढ़ा? 18 रुपए अधिक बढ़ा। यहां पूछ रहा है 2024-25 की कितनी अधिक है? 2023-24 से। 23-24 में 21 था, 221 रुपए। 24-25 में 243 रुपए था, कितना अधिक है? 22 रुपए अधिक है। अगर यही साल बदल दिया और बोला 2025-26 की मनरेगा दर 24-25 से कितनी ज्यादा है, तो 18 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ 22 रुपए है। ठीक है, समझ में आया भैया? तीनों साल की याद रखो, है ना, कोई भी पूछ सकता है। मनरेगा अंतर्गत बेयरफुट टेक्नीशियन के चयन के लिए क्या मापदंड होगा? आपको पता है BFT, बेयरफुट टेक्नीशियन, है ना। इसमें क्या होता है? वो आदमी जो मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहा है और जिसका रोजगार जॉब कार्ड में नाम है ना, तो वो बेयरफुट टेक्नीशियन बनेगा। कौन बन सकता है? जो 10वीं पास हो। ऐसा आदमी जो 10वीं पास हो और उसका मनरेगा के जॉब कार्ड में नाम होना चाहिए, अभी वर्तमान में सक्रिय जॉब कार्ड में, और वह सक्रिय क्या हो? मजदूर हो, है ना। वो क्या हो? सक्रिय मजदूर हो, वर्तमान वित्तीय वर्ष और विगत 2 वित्तीय वर्ष में कार्य किया हो, सक्रिय मजदूर हो, तब उसको क्या बनाएंगे? बेयरफुट टेक्नीशियन। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। बेयरफुट टेक्नीशियन को 90 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। 90 दिन का प्रशिक्षण, और ये प्रशिक्षण क्या होगा? आवासीय होगा। ठीक है, इसमें क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा? सिविल कार्य का, सिविल कार्य और तकनीकी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर यही बेयरफुट तकनीशियन जो मनरेगा में निर्माण कार्य होंगे उसके पूरा नाप जोख करेंगे, उसको देखेंगे कि सही काम हो रहा है या नहीं, है ना। पूरा टेक्निकल, अगर तकनीकी प्रशिक्षण दिए तो मशीन को भी देखेंगे कि मशीन खराब है, हो तो नहीं रही है, और खराब हो गई तो बनाने में जो मेन तकनीशियन है उसका सहयोग करेंगे। तो कुल मिला के टेक्निकल काम, मनरेगा का टेक्निकल काम इनको सिखाया जाता है। गांव के लोगों को जो 10वीं पास हो, जो जिसका नाम क्या हो? जॉब कार्ड में हो, और जो सक्रिय क्या हो? मजदूर हो, काम कर रहा हो, है ना। 90 दिन का प्रशिक्षण देंगे, आवासीय प्रशिक्षण होगा, और जितने दिन प्रशिक्षण होगा उतने दिन इनको मजदूरी दी जाएगी, प्रतिदिन की मजदूरी दी जाएगी। और सिविल कार्य का अधिक प्रशिक्षण दिया है, जैसे ये दीवार बना है तो नापना, ये डैम बना है तो नापना, रोड बना है तो नापना, कोई भी काम का नाप जोख करना, है ना, परियोजना की पहचान करना, चिन्हांकन करना, ये काम किया जाता है। फिर ये क्या करते हैं? जो टेक्नीशियन है उसके साथ सहयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए, सरस्वती, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना, सरस्वती साइकिल योजना का प्रारंभ कब किया गया? बताइए अपने यहाँ सरस्वती साइकिल योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो सरस्वती साइकिल योजना 2004 से प्रारंभ है अपने यहाँ। ठीक है, 2004 से प्रारंभ है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। ये पूरे लगातार उसी के क्वेश्चन है। सरस्वती साइकिल योजना 2004 से। सरस्वती साइकिल योजना के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ शासन के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लागू है। हाँ भाई, छत्तीसगढ़ शासन के स्कूली शिक्षा विभाग चला रहा है सरस्वती साइकिल योजना। ये पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। हाँ, पूरा पैसा साइकिल का राज्य सरकार देगी। ये वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है, तो ये गलत हो गया। इसके अंतर्गत किसको मिलेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। इसके अंतर्गत 9वीं कक्षा में जो लड़कियां प्रवेश करेगी, 9वीं कक्षा में जो लड़कियां प्रवेश करेगी, चाहे ST SC या BPL परिवार की हो, उसको क्या मिलेगा? निःशुल्क साइकिल मिलेगा। क्यों? स्कूल आने जाने के लिए। देखिए, प्राथमिक स्कूल में मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ प्राथमिक स्कूल में बच्चे ज्यादा क्यों नहीं आते थे? क्योंकि बच्चे कुपोषित थे। बच्चे कुपोषित थे, 2 घंटा 3 घंटा बैठ नहीं पाते थे। तो वो कुपोषण को दूर करने और स्कूलों में दर्ज संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया गया? मध्याह्न भोजन योजना चालू किया गया। 1995 है शायद, है ना, कमेंट करके बताइए कब है। 95-96 से मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के लिए 8वीं तक के लोगों को मिलता है कि बच्चे कुपोषित ना रहे, उनको 2 घंटा 3 घंटा बैठने की हिम्मत मिले। अब बच्चा 8वीं तक तो पढ़ लिया, अधिकतर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हर गांव में नहीं होते,
संकुल में होते या दूसरे गांव में होते, तो ये बालिका लोग पैदल स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल छोड़ देते थे। तो बालिका लोगों को स्कूल जाए, साइकिल उसके लिए क्या किए, साइकिल दिए कि बालिका लोगों को सुरक्षित स्कूल पहुंच सके, पैदल चलना ना पड़े, इसीलिए उसको साइकिल दिया गया, है ना। तो कौन सी योजना लागू किए, सरस्वती साइकिल योजना, बालिका के लिए है। जो बच्ची 9वीं क्लास में जाएगी वो ST SC या BPL परिवार की होगी, उसको क्या मिलेगा, निशुल्क साइकिल मिलेगा। ये पूर्णतः राज्य सरकार की योजना है, बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या है, बालिकाओं का स्कूल जाना बढ़ा, नहीं तो बालिका स्कूल छोड़ देते थे, कहां उतना दूर पैदल जाएंगे करके। तो भैया बहुत अच्छी योजना थी ये, और अभी भी है, ठीक है। ये कौन से स्कूल में मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल में तो मिलेगा ही, साथ ही ऐसे गैर सरकारी स्कूल में भी मिलेगा जहां पे सरकार वित्त पोषण करती है, सरकार के अनुदान से चलने वाली स्कूल। किसके अनुदान से, सरकार के अनुदान से चलने वाले गैर सरकारी स्कूलों में भी ये योजना मिलेगी। और इस योजना में कोई बच्चा पात्र है या नहीं है उसका निर्धारण प्राचार्य करेगा। कैसे प्राचार्य करेगा, उसका सर्टिफिकेट देख के, जाति प्रमाण पत्र और BPL का राशन कार्ड देख के उसका प्राचार्य पहचान करेगा कि ये बच्चे को साइकिल मिलना चाहिए, फिर लिस्ट बना के भेजेगा DO ऑफिस और वहां से वो पास होगा। पूरी योजना बता दिया आपको, है ना, 2004 में चालू हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ शासन की स्कूली शिक्षा विभाग की योजना है, बिल्कुल सही। पूर्णतः राज्य पोषित योजना है, बिल्कुल सही। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है, बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत 9वीं ये बस्तर संगुजा गलत हो गया, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। इसके अंतर्गत 9वीं कक्षा की ST SC और BPL परिवार की लड़कियों को साइकिल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें असत्य क्या है, असत्य है C, क्यों, क्योंकि ये पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है, केवल बस्तर संगुजा में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरस्वती साइकिल योजना का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है। अब आप जोश में पढ़ते पढ़ते इसको बालिका पढ़ोगे और इसको सही कर लोगे, जबकि सरस्वती साइकिल योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, ना कि बालक शिक्षा को। सरस्वती साइकिल योजना का उद्देश्य क्या है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, तो असत्य, उद्देश्य क्या नहीं है, पहला नहीं है। अब उद्देश्य है क्या क्या, ये देख लो। उद्देश्य क्या क्या है, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, हाँ, बालिकाओं को स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। जो लड़कियां स्कूल छोड़ देती थी कि स्कूल बहुत दूर है, कैसे जाएंगे, खेत से जाएंगे क्या, नहीं, उनको साइकिल दिया गया। 2004 से चालू हुई सरस्वती साइकिल योजना और उनको साइकिल दिया गया ताकि वो स्कूल जाए पढ़ने, पहला सही है। ये कहां मिलता है, अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में भी मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में तो मिलेगा ही मिलेगा। किनको मिलेगा, 9वीं के बालिका को जो ST SC और BPL है उनको मिलेगा ही। साथ ही ऐसे गैर सरकारी स्कूल जहां सरकार अनुदान देती है, जो सरकार के पैसे से चल रहा है, वैसे स्कूलों में भी ये मिलेगा, ठीक है। तो अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की ST SC BPL को भी मिलेगा, और शासकीय स्कूल के भी 9वीं कक्षा की ST SC BPL को भी मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ जनता विद्यालय है, वो नगर निगम का विद्यालय है, लेकिन वो सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय है, तो वहां भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है, ऑप्शन A गलत है। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया से अपन रिवीजन कर रहे भैया। सरस्वती साइकिल योजना, सरस्वती साइकिल योजना के संबंध में सत्य कथन है, क्या कथन सत्य है ना। हितग्राहियों का चयन प्राचार्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड देख के किया जाता है, हाँ, हितग्राहियों का चयन किससे किया जाएगा, प्राचार्य द्वारा, जो स्कूल का प्राचार्य है। जाति प्रमाण पत्र देखेंगे ST SC का, BPL का राशन कार्ड देखेंगे, फिर उनका क्या भेजेंगे, नाम भेजेंगे, तब उनके लिए साइकिल आएगा, ठीक है। हितग्राहियों का चयन प्राचार्य द्वारा, गरीबी रेखा के नीचे की बालिकाओं का चयन BPL कार्ड के आधार पर किया जाएगा, हाँ भाई किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में, है ना, इतने हितग्राहियों को 1,64,700 छात्राओं को साइकिल मिला, हाँ भाई ये भी बिल्कुल सही है, डेटा याद रखिए, ठीक है। 1,64,700 छात्राओं को मिला है। तो इसमें असत्य क्या है, और इसमें सत्य क्या है, सभी कथन सत्य हैं। इसमें सत्य क्या है, सभी कथन सत्य है। सरस्वती साइकिल योजना के संबंध में मैं आपको बताया 2004 से चालू हुआ है, 9वीं कक्षा की ST SC BPL बालिका को मिलेगा।
ठीक है, सरकारी स्कूल वालों को भी मिलेगा, गैर सरकारी स्कूल उसको मिलेगा जो सरकार के अनुदान से चल रही है। हितग्राहियों का चयन प्राचार्य करेगा, प्रमाण पत्र और राशन कार्ड देख के। ठीक है, ये हो गया। तो ये उसके पूरे कथन सत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसमें 1,64,700 लोगों को मिला है। उपरोक्त सभी सत्य है। चलिए अगला देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन तो 1,00,000% श्योर आएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना और भी एग्जाम में आएंगे। कब चालू हुआ? 22 जनवरी 2015 से लागू हुआ, है ना। कब से लागू हुआ? 22 जनवरी 2015 से लागू हुआ। कौन सा? सुकन्या समृद्धि योजना। 22 जनवरी 2015 से लागू हुआ। ठीक है, कौन से? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेनिंग का हिस्सा है, पढ़ाओ कैंपेनिंग का। 22 जनवरी 2015 से लागू हुआ। अभी इसको वर्तमान में 10 साल पूरे हुए। कितना? 10 साल पूरे हुए। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 से लागू हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी योजना है। इसमें एक परिवार में केवल 2 बेटियों का सामान्य परिस्थिति में खाता खुलेगा। विशेष परिस्थिति में 3 बेटी का खुल सकता है। जब पहली बेटी सिंगल पैदा हो और उसके बाद की 2 बेटी जुड़वा पैदा हो तो तीनों का खाता खुलेगा। इसमें एक साल में मिनिमम 250 रुपए जमा करना है और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा आप कर सकते हो। वर्तमान में इसमें ब्याज दर 8.2% है। ठीक है, जो पैसा जमा करोगे वो भी आयकर से मुक्त है, जो ब्याज मिलेगा वो भी आयकर से मुक्त है। बहुत अच्छी योजना है बेटियों के लिए। खाता खोलने के 21 वर्ष बाद खाता मैच्योर होगा। ठीक है, 10 साल से कम की बेटी का ही खाता खुलेगा, 10 साल से ऊपर की लड़की का खाता नहीं खुलेगा। खाता सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है, चलिए किसी भी पोस्ट ऑफिस या डाकघर में खुलेगा और एक पोस्ट ऑफिस डाकघर से दूसरे पोस्ट ऑफिस डाकघर में क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। 22 जनवरी 2015 से चालू है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना में निवेश करने पर वित्तीय वर्ष 2015-16 बोल रहा है ना, पुराना प्रश्न है। 15-16 में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता था? ठीक है, तो 15-16 में, है ना, शुरू में 9.1 था, बाद में ये बढ़ के 9.2 हो गया, है ना। तो काफी ब्याज है। आपके एफडी में भी 7-7.5% ब्याज नहीं मिलता। यहाँ पे प्रतिवर्ष 9.1 9.2 ब्याज प्रारंभ हुआ था 9.1 में, बढ़ा के 9.2 किए, फिर इसमें ब्याज दर को कम कर दिए। अभी लाइन एक कब से? आपका 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 से इसका ब्याज दर 8.2% है। तो ये अभी आपको याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 1 जनवरी 2024 से कितना है? 8.2% है। जब चालू हुआ तो 9.1 था, फिर उसको बढ़ा के 9.2 किए, फिर घटते घटते घट रहा था। वर्तमान में आके रुका है 1 जनवरी 2024 को 8.2% ब्याज की दर से सालाना आपको ब्याज मिलेगा सुकन्या समृद्धि में जो पैसा जमा किए हो उसमें, और ये ब्याज भी आयकर मुक्त है। ठीक है, चलिए न्यूनतम जमा कितना करते हैं? 250 रुपए एक साल में, और अधिकतम 1.5 लाख तक एक साल में जमा कर सकते हो। दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालय अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को कितने रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? इसमें पूछ रहा है मिनिमम कितने से अधिकतम कितने रुपए तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो मिनिमम जो प्राथमिक सबसे छोटे स्कूल वालों को मिनिमम 150 रुपए मिलेगा, और महाविद्यालय वाले को मिनिमम एक माह में 190 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पे रेंज है, प्राथमिक वाले को मान लो 150 मिलेगा, माध्यमिक वाले को 160 मिलेगा, है ना, पूर्व माध्यमिक को 160, माध्यमिक को 170, है ना, उसके बाद महाविद्यालय को 190, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में मिलेगा। तो इसका न्यूनतम है 150, अधिकतम है 190 रुपए तक मिलेगा। प्राथमिक वाले को न्यूनतम 150 प्रति माह और माध्यमिक महाविद्यालय को 190 रुपए तक मिल सकता है। तो रेंज है ये 150 से 90 रुपए, कौन? दिव्यांगजन लोगों को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिव्यांगजन के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत दृष्टिबाधित छात्रों को कितने रुपए प्रति माह वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है? वाचक भत्ता मतलब जो उसके बदले पढ़ेगा,
ठीक है, दृष्टि बाधित है तो वो पढ़ तो पाएगा नहीं, उसके बदले पढ़ के जो उसको सुनाएगा उसको प्रतिमाह कितना भत्ता के लिए दिया जाएगा? 100 रुपए। वाचक भत्ता कितना दिया जाएगा? 100 रुपए। उसके बदले जो पढ़ेगा, जो उसको पढ़ के सुनाएगा, 100 रुपए। ठीक है। निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता क्या निर्धारित है? ऐसे व्यक्ति जिनका जो दिव्यांग है और उनके विवाह के लिए उनको कुछ राशि मिलती है, उसके संबंध में पूछ रहा है। योजना का नाम है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो इसके लिए पात्रता क्या है? ये सब योजना आप लोग नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इस योजना को लाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ाए, भैया हमको पूरी पढ़ाई करनी ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, इसीलिए अपन इतना मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता क्या निर्धारित की गई है? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, हाँ, और आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो, वो रिटर्न ना फाइल करता हो। भैया आयकर कौन देगा? जिसकी आय होगी, जो पैसा कमाएगा वही आय देगा, जो पैसा नहीं कमा रहा है वो कहां से आय दे देगा? ठीक है, तो भैया अगर पैसा है तो आपको सरकार क्यों पैसा देगी? तो आप क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। दिव्यांग महिला के रूप में हो तो आयु होनी चाहिए 18 से 45 वर्ष। अगर पुरुष के रूप में हो तो आयु होनी चाहिए 21 से 45 वर्ष। तो पात्रता में उपरोक्त सभी सही हैं। निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना में आदमी को या औरत को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। महिला है तो मिनिमम आयु 18 वर्ष, मैक्सिमम 45 वर्ष। पुरुष है तो मिनिमम आयु 21 वर्ष, मैक्सिमम 45 वर्ष। तो उपरोक्त सभी सही है। चलिए इसमें राशि देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राशि, है ना। निःशक्त जन प्रोत्साहन योजना में, निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना में अगर विवाह हो रहा है तो उसके संबंध में इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक पुनर्वास और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। हाँ भाई, शादी करके योजना का लाभ दिला के उसको क्या करना है? उसके परिवार बसाना है, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। निःशक्त व्यक्तियों को समाज हमेशा अकेला छोड़ देता है, जिससे क्या होते हैं? वो कुंठित हो जाते हैं, अधिकतर उन लोग फिर गलत कदम उठा लेते हैं। तो निःशक्त व्यक्ति का शादी करके उसका घर बसा के उसको आर्थिक सहायता देके समाज की मुख्य धारा में उसको जोड़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, यदि दो ये दो नहीं है, एक व्यक्ति दिव्यांग होने पर, ये दो को काट दीजिए, एक व्यक्ति दिव्यांग होने पर 50,000 रुपए की सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, मान लो मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक दिव्यांग है, दूसरा सही है। मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक दिव्यांग है, दूसरा सही है। ठीक है, तो 50,000 मिलेगा, है ना। अगर दोनों दिव्यांग है, वर और वधू दोनों दिव्यांग है किसी भी श्रेणी के, तो कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। ठीक है, तो बहुत होता है जी 1 लाख रुपए। आपका दिव्यांग लोगों को क्या करना है? आपको शादी करा के उनका परिवार बसाना है, चाहे मेल हो या फीमेल, है ना। तो ये क्या है? सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम हो गया। अगर मेल या फीमेल में से कोई एक दिव्यांग है, दूसरा सही है, तो 50,000 मिलेगा। मेल और फीमेल, वर और वधू दोनों दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। तो इसमें क्या है? इसमें उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है ना। चलिए, इसकी पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, आयकर दाता ना हो, लड़की है तो 18 से 45 वर्ष आयु हो, लड़का है तो 21 से 45 वर्ष आयु हो। ठीक है, निःशक्त जन के लिए निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा मतलब जो पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए योजना है। निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग मेधावी विद्यार्थियों के संबंध में सत्य कथन है। अब देखिए, कई लोग दिव्यांग होते हैं लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं। जैसे अभी कोई एक दृष्टिबाधित बिहार के, मेरे ख्याल से बिहार या कहीं के होंगे, दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है यूपीएससी की परीक्षा पास किए हैं, उनके बदले उनके लेखक के रूप में, स्क्राइब के रूप में कौन बैठी थी? उनकी माँ बैठी थी। दोनों माँ बेटे मिलके क्या किए? यूपीएससी पास किए। खूब अभी ट्रेंड चल रहा था उन लोग का, खूब वीडियो दिखाता था। तो भैया दिव्यांग लोग भी
क्या होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। भगवान जब आपसे कोई एक पावर छीन लेगा ना तो आपके दूसरे चीज को स्ट्रांग कर देगा। ठीक है, जैसे जो लोग देख नहीं पाते उनके सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो आवाज सुन के पहचान जाते हैं। ठीक है, तो कोई एक पावर आपका कम है तो बदले में दूसरा पावर मिलेगा। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 खोलता है। तो भैया ऐसे लोग अगर सिविल सेवा चाहे सीजीपीएससी चाहे यूपीएससी पास होंगे तो क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा अगर केवल प्रारंभिक परीक्षा पास करते तो 20,000 रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। सही है। अगर मेंस पास करते हैं और चयनित हो जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे सीजीपीएससी हो, मेंस पास करके चयनित हो जाते हैं तो क्या होगा, 50,000 रुपए मिलेगा। अगर केवल मेंस पास होते हैं तो 30,000 रुपए मिलेगा। ये भी सही है, उपरोक्त दी सभी सही है। अब इसको फिर से देख लेते हैं। निःशक्त जन सिविल सेवा पीएससी यूपीएससी अगर प्री पास होता है तो 20,000 रुपए मिलेगा एक मुश्त। ठीक है, मेंस पास होता है तो 30,000 रुपए मिलेगा। अगर सेलेक्ट होता है, ठीक है, तो 50,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद चयनित है ना, सेलेक्ट होने पर कितना मिलेगा, 50,000 रुपए। प्री पास होने पर 20, मेंस पास होने पर 30, सेलेक्ट होने पर 50,000 रुपए। तो उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। चलिए, चिराग परियोजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। चिराग परियोजना का प्रारंभ कब हुआ, है ना? कब हुआ जी, में आंसर टाइप नहीं है। ठीक है, भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुआ है तो 2021 में ही होगा, 24 नवंबर 2021 है शायद चिराग परियोजना, 24 नवंबर 2021। कमेंट करके बताइएगा कब है। ठीक है, मैं भी डाउट में हूं। भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुआ है, जगदलपुर के गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय से। ठीक है, तो 21 में भूपेश बघेल थे, 15 में तो थे नहीं, तो 24 नवंबर 2021 को हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिराग परियोजना में चिराग का पूर्ण रूप क्या है? चिराग परियोजना में चिराग का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, चिराग परियोजना, सबसे पहली बात, चिराग परियोजना किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित योजना है चिराग परियोजना। यह क्वेश्चन कहीं पे पूछा था, चिराग परियोजना किससे संबंधित है? चिराग परियोजना कृषि से संबंधित है। वहां पे दिव्यांग और भी बहुत से ऑप्शन दिए थे तो लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे। चिराग परियोजना संबंधित है कृषि से। चिराग परियोजना का फुल फॉर्म क्या होता है? चिराग परियोजना का फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। इसमें क्या करना है? रूरल का, एक्सलरेटेड मतलब तीव्र किसका? कृषि का भी ग्रोथ करना है। ठीक है, चिराग परियोजना का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ के 15 जिले और कितने विकास खंड? 27 विकास खंड शामिल है। छत्तीसगढ़ के 15 जिले और 27 विकास खंड शामिल है। इसमें चिराग परियोजना में कृषकों से संबंधित परियोजना है। ठीक है, फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। कृषि से संबंधित परियोजना है। किससे संबंधित है? कृषि से। लागू है 15 जिला 27 विकास खंड। ठीक है, 15 जिला 27 विकास खंड। इसमें राज्य सरकार कितना पैसा लगाई है? राज्य सरकार लगाई है 518 करोड़ रुपए। और विश्व बैंक कितना लिया है? विश्व बैंक पैसा दिया है कितना? 730 करोड़ रुपए। परियोजना का 30% पैसा छत्तीसगढ़ लगाई है 518, विश्व बैंक द्वारा 730 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, इसमें कहां से चालू हुआ है? ये जगदलपुर से। कहां से चालू हुआ है? जगदलपुर। जगदलपुर से चालू हुआ है। जगदलपुर में भी कहा? कुम्हरगढ़। कहा? कुम्हरगढ़। ठीक है, कुम्हरगढ़ से
कुम्हरगढ़ में भी कहा, शहीद गुंदाधुर कृषि विश्वविद्यालय से चालू हुआ है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी कार्यक्रम, कुक्कुट पालन, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना, है ना, अच्छी समन्वित कृषि करना, किसानों को पोषक भोजन उपलब्ध कराना और उनको लाभ पहुंचाना। मेन काम है किसानों की आय बढ़ाना, लाभ पहुंचाना, अच्छा भोजन उपलब्ध कराना। कृषकों के साथ इसको छोटे खेती के क्षेत्र जैसे मछली पालन, कुक्कुट पालन, है ना, और डेयरी व्यवसाय, ठीक है, इन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक, उन्नत कृषि और उत्तम स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करके कृषकों को लाभ पहुंचाना और कृषकों की आय बढ़ाना, इसीलिए इसका नाम है चिराग परियोजना। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हो गए आज के आपके सुपर 35 क्वेश्चन। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी, आपके लिए कितनी कारगर है, कितनी अच्छी है, जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। हमारी संस्था द्वारा एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक, उसके बाद प्रयोगशाला परिचारक, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा के संबंध में भी कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके कोर्स के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा चलाई जा रही है, उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह निःशुल्क एग्जाम तक हमारे संस्था के द्वारा एमसीक्यूज की सीरीज लाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगती है जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।